मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बारे में हमने जाना कि राष्ट्रवाद क्या होता है और यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी, कब जगी। आगे हम पढ़ रहे थे कि जब वीना सम्मेलन 1815 में वीना में सम्मेलन हुआ तो उसमें यूरोप की महाशक्तियां जो थी वो उस सम्मेलन में एकत्रित हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में पुनर्व्यवस्था जो थी, पहले की जो व्यवस्था थी यानी राज्य सत्ताधारियों की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को कायम करना, उस व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा अपना साम्राज्य चले, ज्यादा से ज्यादा स्थिति बनी रहे, उनका व्यवस्था। लेकिन इसमें जितनी शक्ति थे उसमें कई प्रांतों में बांट कर बहुत सारे प्रांतों को, लगभग 36 प्रांतों को ऑस्ट्रिया का अधिकार में दे दिया गया, संघ बना दिया गया और ऑस्ट्रिया उस पर राज करने लगा। मेटरनिख था उसकी यही सोच थी कि इसमें पुनर्व्यवस्था लागू हो जाए। उसके लिए उन्होंने बुर्बोन राजवंश की स्थापना की, जिसमें लुई 18वां उसका शासक बना फ्रांस का। लेकिन लुई 18वां ने आपको प्रतिक्रियावादी जो थे और उदारवादी जो थे उन लोगों के बीच के दूरी को मिटाना चाहा, उन लोगों में सामंजस्य स्थापित करना चाहा। लेकिन ये स्थिति ठीक रही नहीं, आगे तक ये स्थिति बनी नहीं रही और चार्ल्स दशम के आने पर उसमें फ्रांस में और कई तरह की क्रांतियां हो गई। अब आया जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। तो उसमें जुलाई आप लोगों के लिए जुलाई तीसरी क्रांति। चार्ल्स दशम जो था वो एक बहुत प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी किसे कहते हैं? जो अपने हिसाब से काम करे, यानी किसी भी लोगों के ऊंच नीच या किसी भी अच्छे के लिए वो उसका जिम्मेवार नहीं हो, वो अपना जिस तरह चाहे उस तरह वो काम करे, यानी अपना राज्य उसको स्थापित करना चाहे, वो प्रतिक्रियावादी कहता है। और उदारवादी वो लोगों को ऐसे करते हैं जो समाज के लिए, कल्याण के लिए लोग आते हो, जो लोगों के कल्याण के लिए लोग काम करते हैं, वो लोग उदारवादी होते हैं। और प्रतिक्रियावादी होते हैं जो उसको दबाकर, जरा धमका कर अपना राज्य स्थापित करना चाहे, वो लोग प्रतिक्रियावादी कहे जाते हैं। तो चार्ल्स दशम जो था वो एक बहुत प्रतिक्रियावादी शासक था। वो फ्रांस में जो राष्ट्रीयता की भावना उभर रही थी, जो सामने आ रही थी, उसने उसको खूब दबाने का प्रयास किया, उसके शासनकाल में बहुत सारे ऐसे गतिरोध उत्पन्न हुए, जिसको बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे आंदोलन होते थे, इसको उसने दबाने का प्रयास किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी शासक पोलीग्रेट जो था उसको प्रधानमंत्री बनाया। चार्ल्स था, उसने पोलीग्रेट को प्रधानमंत्री बनाया। उसने क्या किया? पोलीग्रेट ने उसने जो फ्रांस में स्थिति थी, पूर्व की स्थिति, उस स्थिति को उसने पूर्णतः कायम करना चाहा। उस स्थिति को उसने कायम करना चाहा जिसमें जो फ्रांस की जनता थी उसमें पोलीग्रेट के विरुद्ध आक्रमण कर दिया, यानी आंदोलन कर दिया। फ्रांस की जनता को लगा कि हम पर अत्याचार किया जा रहा है, उनमें असंतोष की भावना फैल गई। उसी बीच पोलीग्रेट ने एक अध्यादेश, 4 नियमों का एक अध्यादेश उदार लोगों को दबाने का, गला घोटने का काम किया। 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 25 जुलाई 1830 ईस्वी को उसने एक अध्यादेश लाया, 4 नियमों का 4 अध्यादेश जारी किए जो उदारवादी लोगों को गला घोटने का काम किया। उदारवादी लोगों को गला घोटने का काम किया, दबाने का प्रयास किया, जिससे पूरे फ्रांस में लोगों में असंतोष की भावना दौड़ गई और पूरे फ्रांस में जून 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया, यानी गृह युद्ध आरंभ हो गया।
अपने पूरे फ्रांस में फिलिप आंदोलन शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप चार्ल्स दशम को राजगद्दी त्यागना पड़ा। चार्ल्स दशम राजगद्दी त्याग कर और वो इंग्लैंड फ्लाइंग कर गया, इंग्लैंड चला गया और फ्रांस में बुर्बो राजवंश की जो थी, बुर्बो शासनकाल था, बुर्बो राजवंश का वो शासनकाल समाप्त हो गया। और फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो राजवंश के बाद स्थान पर ऑर्लेयंस वंश की स्थापना हुई और उसने लुई फिलिप जो था, इस वंश के शासक लुई फिलिप वो उदारवादी हो और पत्रकार हो, तब पेरिस की जनता के समर्थन में के साथ सत्ता प्राप्त की। चूंकि उनको जो था लुई फिलिप को, उसको फ्रांस की जनता का समर्थन प्राप्त था, लोगों का समर्थन प्राप्त था, वो गद्दी पर बैठा, वो राज्य चलाना चाहा और उसने उदारवादियों, पत्रकारों, जनता की काफी सहूलियत हुई उनसे और उनकी जो नीति थी लुई फिलिप की, वो एक उदारवादी नीति थी और जनता के कल्याण के लिए होती थी और एक संवैधानिक गणतंत्र में वो निहित थी। और इसी को हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। वीडियो में आप पूरा देखिएगा, पिछला जब भी नहीं समझ में आया पीछा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब है 1830 की क्रांति का प्रभाव। तो 1830 की क्रांति का प्रभाव बहुत ही अच्छा हुआ, चूंकि फ्रांस में जो थे कट्टरवादी जो थे या प्रतिक्रियावादी जो थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला गया। फ्रांस में जो भी कट्टरवादी थे या जो भी प्रतिक्रियावादी थे, जो भी ऐसे राजा थे, जो भी ऐसे शासक थे जो लोगों को दबा कर, डरा कर, धमका कर राज्य करना चाहते थे, उनकी स्थिति धीरे धीरे खत्म होती चली गई। यानी उनका प्रभाव धीरे धीरे लोगों के ऊपर से चलता चला गया और जो एक मध्यम वर्ग था, वास्तव में ये क्रांति जो थी एक मध्यम वर्ग और जो लोक संप्रभुता यानी जो लोक जनता की एक सोच होती है, उसके सिद्धांतों की देन थी। ये क्रांति जो थी ये एक आपको मध्यम वर्ग जो लोग थे उनकी सोच और लोक संप्रभुता की एक देन थी, जो एक अच्छा गणतंत्र के रूप में आगे सामने जा रही थी। इस क्रांति का प्रभाव अन्य यूरोपीय देशों पर भी हुआ। अन्य देशों में भी इस क्रांति को देखकर अलग अलग देशों में अपने गणतंत्र के प्रति, अपने राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे जगने लगी और धीरे धीरे और भी अन्य देशों में आंदोलन होना शुरू हो गया। इसमें आपको आगे चलकर फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ भी आवाज उठने लगी। क्योंकि अब फ्रांस की जो जनता थी वो एकीकरण चाहती थी, एक संपूर्ण लोकतंत्र के रूप में चाहती थी, क्योंकि जनता जान चुकी थी कि किस तरह से हमको ये चीज राष्ट्रवाद की भावना जगानी है और किस तरह से हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, किस तरह हम फ्रांस का एकीकरण कर सकते हैं और राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना का प्रभुत्व जिस प्रकार हुआ, उसने धीरे धीरे फ्रांस में और भी क्रांति और यूरोपीय देशों के और भी देशों में क्रांति की लहर दौड़ गई। कई देशों में क्रांति का आवाज उठने लगा, क्रांति होने लगी, आंदोलन होने लगे। लेकिन इसमें भी लुई फिलिप जो था उसके खिलाफ भी आवाज उठने लगी, क्योंकि वो भी एक शासक था, वो भी शासन ही करता था और लोग लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे। तो इसने फ्रांस में जो लुई फिलिप के साथ भी यही भावना थी, उनके खिलाफ भी आवाज उठने लगी, क्योंकि लुई फिलिप की एक देन थी कि उसने एक संप्रभुता लोकतंत्र जैसे स्थिति को कायम किया था। यानी उदारवादी लोगों की एक स्थिति कायम की थी, उसकी एक रूपरेखा तैयार की थी, एक पृष्ठभूमि तैयार की थी, एक नींव तैयार की थी लुई फिलिप ने। लेकिन आगे चलकर उसके खिलाफ भी आवाज उठने लगी और उसके खिलाफ भी आंदोलन हुए, जिसे सन 1848 की क्रांति के हम नाम से जानते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 1848 की क्रांति पढ़ेंगे, लुई फिलिप के बारे में, उस क्रांति का क्या हुआ। उसके बाद इटली का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण है, फ्रांस का एकीकरण है, ये हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।
आप लोग किताब पढ़ के आइएगा, चूंकि ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक है और बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इस तरह की चीजें आप किताब को पढ़ने का अलग आगे किताब पढ़िए, जिससे कि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।